हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आज से आप लोगों के सामने एक श्रृंखला के रूप में लुसेंट के जीके को लेकर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। और इसमें सबसे पहले हम संविधान को करेंगे। इसी क्रम में हम सारे विषयों को यानी लगभग पूरे लुसेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस लुसेंट को कवर करने का जो मेरा उद्देश्य है, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम या इस समय जो यूपीपी जैसे यूपीपी और यूपीपीएससी, आरओ और एआरओ की वैकेंसी है। इसमें फॉर्म जो भरा जा रहा है, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम का डेट है जैसे कि 11 फरवरी डेट आ चुका है। तो इसी क्रम में क्योंकि इन सब एग्ज़ामों में लुसेंट का भी महत्व होता है, मैं आशा कर रहा हूँ अभी तक आप लोगों ने, खास उद्देश्य मेरा आरओ एआरओ का है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपना जो भी जीके है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। क्योंकि लुसेंट से भी प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं लुसेंट को लेकर आ रहा हूँ, ताकि जो लुसेंट से प्रश्न आए वो भी यहाँ पे हम लोग कवर कर सकें। और लुसेंट से जो भी प्रश्न आए उसको कवर करने के साथ साथ हम क्या करें, तेज़ी से लुसेंट का भी रिवीजन कर सकें, ताकि हमारी तैयारी थोड़ी सी और मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले हम संविधान, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे तो जानते ही होंगे संविधान होता क्या है। नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है। नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है जो किसी भी देश के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है लुसेंट में जो दिया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी को समझाते हुए आगे बढ़ूं ताकि आपका समय बचे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप पढ़ चुके होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास यदि हम देखें, यहीं से शुरू किया गया है लुसेंट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंग्रेज जो थे शुरू में तो भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन 1757 के प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के द्वारा उन्होंने भारत में क्या कर लिया, शासन पर शिकंजा कर लिया यहाँ पे। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज समय समय पर क्या करते थे, एक्ट पारित करते थे। समय समय पर एक्ट पारित करते थे। वो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी बाद में चल के, वहीं निम्नलिखित हैं। क्योंकि वैसे तो संविधान और तरीके से शुरू किया जा सकता है, लेकिन लुसेंट में जैसे दिया है मैं कोशिश करूँगा कि उसी क्रम में आगे बढ़ा जाए। तो जो सबसे पहला एक्ट है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या संवैधानिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, ऐसा माना जाता है। इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्योंकि कंपनी यहाँ शासन कर रही थी और तो वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लगता था कि कंपनी वहाँ शासन कर रही है, तो ऐसा ना हो कि वो एक पैरेलल सरकार चलाने लग जाए। तो उसी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उठाया गया पहला कदम था। यानी संसदीय नियंत्रण, वहाँ का जो ब्रिटिश का संसद था, वहाँ के संसद से कानून पारित किया गया पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उन संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया किसके ऊपर, कंपनी के शासन के ऊपर, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। कंपनी को मान्यता दी गई कि आप भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कर सकते हैं। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव का मतलब है कि मेन जो शासन है वो कहाँ है, वो तो है संसद के पास, लेकिन यहाँ भारत में जो शासन कर रहा है वो कौन कर रहा है, कंपनी। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी इस एक्ट की, तो इस एक्ट की जो विशेषताएं थी, पहली, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा गया, अब गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। पहले वो होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब हो गया गवर्नर जनरल। इसको याद रखना है, पूछता है। नाम दिया गया मुंबई और मद्रास
3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी अंग्रेज़ों की भारत में। एक थी बंगाल में, एक थी मुंबई में और एक थी मद्रास में। मद्रास जैसा कि चेन्नई में की तरफ है, जानते हैं आप लोग, तमिलनाडु क्षेत्र में। मुंबई देख ही रहे हैं, और बंगाल। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। तो इसमें क्या कर दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर था, तीनों जगह गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे, तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बोल दिया गया, गवर्नर जनरल। और बाकी के दोनों जो गवर्नर थे, चाहे मद्रास के गवर्नर हो या मुंबई गवर्नर हो, इसको इनके अंडर कर दिया गया, यानी कि इन दोनों गवर्नरों को इसके अंडर में ला दिया गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दे दिया गया और मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया है। इसके एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसको एक ट्रिक से आप याद करिए, HBC, वारेन हेस्टिंग, बेंटिंग और कैनिंग। हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, हेस्टिंग, बेंटिंग और कैनिंग। इसको आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पहले वाले को तो देख ही रहे हैं, हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग क्या था? पहला गवर्नर जनरल था। ये तीनों जो HBC हमने बताया आपको, ये तीनों पहला पहला हैं। ये पहला गवर्नर जनरल है, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा बेंटिंग, और तीसरा जो होगा कैनिंग, वो वायसराय पहला बनेगा। तो इसको तीनों को याद करना है क्योंकि तीनों पूछता है। तो पहला अंतिम भी पूछता है। चलिए देखते हैं, आगे आता रहेगा, हम बताते रहेंगे आपको। दूसरा क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे, अपनी सत्ता को उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यानी ये अपनी शक्तियों का उपयोग कलकत्ता में, जैसा कि मैंने बताया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, उसको 4 सहायक सदस्य दे दिए गए, ये चारों मिलके शासन करते थे। केंद्रीय शासन व्यवस्था लाई गई इसके तहत। जैसा कि देख रहे हैं, बंगाल को क्या कर दिया गया, ऊपर रख दिया गया, और मद्रास मुंबई को इसके नीचे। तो समझ रहे होंगे, आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये केंद्रीय है, यानी शक्ति का जो है केंद्रीकरण किया जा रहा है। शक्ति किसी एक जगह केंद्रित की जा रही है, इसी को केंद्रीकरण बोलते हैं। तीसरी बात जो है वो, तीसरी बात, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके नाम है, ये नाम पूछता है, सर एलिजाह एम्पे, ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। तो ये पूछता है कि सबसे पहले भारत में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई किस एक्ट के तहत की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजाह एम्पे, सर एलिजाह एम्पे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड 3 अन्य सदस्य थे। इसके अलावा चौथा बात हम देखें, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। जो भी कर्मचारी थे वो व्यापार अपना खुद का व्यापार कर रहे थे, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था, और साथ में क्या कर रहे थे, वो भारतीय लोगों से उपहार ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। तो इन सबको रोका गया। और पांचवी बात जो है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे क्या किया उसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, बोर्ड ऑफ BOD जिसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक संगठन बनाया, जिसमें हमने बताया कि क्या होता था, एक गवर्नर जनरल और 4 उसके अन्य सहायक सदस्य, एक गवर्नर जनरल 4 सदस्य, इसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला गया। तो इसके क्या किया, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया, कि यानी यहाँ पे क्या क्या वो कर रहे हैं, सैन्य मामले या राजस्व मामले, वो सब संसद को बताना अनिवार्य हो गया था। तो ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें हमने क्या बताया, सबसे पहले केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई
ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले यहाँ नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। और इस क्रम में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, 4 उसको अन्य सदस्य दे दिए गए कि और बंगाल और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है। और गवर्नर को 4 अन्य सदस्य दिए गए, वो सभी लोग मिल के यहाँ पे अपना प्रशासन कर रहे थे और इनको जानकारी देनी होती थी कहाँ को, ब्रिटिश संसद को यानी ब्रिटिश सरकार को। इसके अलावा एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी सर एलिजा हेम्पे। इसके मुख्य न्यायाधीश से चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड 3 अन्य सदस्य थे। और व्यापार, निजी व्यापार और जो उपहार थे भारतीयों से लेने पर उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तो उसी कमी को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का लाया गया। इसमें कंपनी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 की कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का यानी उसका विस्तार कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था यानी बंगाल की सरकार थी, उसके क्षेत्र को अभी मुंबई और मद्रास तो लाया ही गया था उसके अंडर में, अब बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र भी इसके अंदर में ला दिया गया। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, महत्वपूर्ण है ये भी। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट से हुआ, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही, जो मैंने बताया कि व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया गया जो राजनीतिक मामलों को देखता था, यानी जो प्रशासन था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक मामलों को अन्य व्यक्ति देखेगा, राजनीतिक मामले को अन्य विभाग देखेगा। तो जो व्यापारिक विभाग को देखेगा उसको BOD बोलते थे, जैसा कि पीछे बनाया था वायसराय और अन्य चीज़ें। और एक COD बनाएगा, कंट्रोलर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ BOC बनाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो याद रखना है आपको, दोहरे प्रशासन की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी। 2 चीज़ें बनाई गई, BOD और BOC। एक व्यापारिक मामले को देखेगा, एक राजनीतिक मामले को देखेगा। इसके बाद आप देखेंगे 1793, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पज से है इसलिए मैं तेज़ चलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो समय है हमारा बच सके। 1793 का चार्टर अधिनियम जो आया, जो वो बीच में हमने 2 पढ़ा ना, 81 का, 1781 का और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये दोनों 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए लाया था। जबकि अब 20 साल बाद एक नया एक्ट आएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था किया गया। यानी वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी, जो BOD और BOC बनाई थी, तो जो BOC था, BOC के जो सदस्य उसने बनाए थे, उनको अब जो वेतन होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से, यानी भारत से जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है ना उसी में से दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था किया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम 20-20 साल पे आ रहा है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी को 20 वर्षों का और अधिकार पत्र दे दिया गया कि 20 वर्ष और शासन करिए आप। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी अब ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति आके, कोई भी अन्य कंपनी आके यहाँ पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके यहाँ पे व्यापार अब कर सकती थी, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त नहीं रहा। यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, जो भारत यानी ब्रिटिश कंपनी जो चीन से जो व्यापार करती थी, चीन देश है ना भारत के ऊपर, चीन से जो व्यापार करती थी उसको अभी
एकाधिकार में ही रखा गया, साथ में चाय के व्यापार को, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के बाकी सभी वस्तुओं के व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट है कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। जैसा कि मैंने बताया अभी पीछे हमने पढ़ा कि चीन और चाय के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ के सभी व्यापारों पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है जो भी ब्रिटिश नागरिक है वो भारत के साथ व्यापार करने के कुछ शर्तों के साथ उनके लिए रास्ता खोल दिया गया। चौथा क्या है, 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी 1813 के अधिनियम में। तो 1813 के अधिनियम से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, चीन और चाय को छोड़ के बाकी सभी व्यापार पे ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा भारत में 1813 में जो है ईसाई मिशनरियाँ आई, यानी ईसाई धर्म के प्रचार आने के लिए उनको सुविधा मिल गई। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था, हालांकि वो खर्च हुआ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें 1813 के एक्ट से हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी व्यापारिक एकाधिकार जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो चीन और चाय के साथ अभी छोड़ा था ना 1813 वाले में, उसको 1833 में पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा क्या है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अब कंपनी का काम क्या था, व्यापार तो उसका पूरी तरीके से समाप्त हो गया, व्यापार अब कोई भी आके कर सकता है। अब क्या हुआ, कंपनी खाली ब्रिटिश में क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करेगी। यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में अब शासन करना ही उसका बस काम रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो पहला क्या था, हेस्टिंग। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब क्या कहा जाएगा, भारत का, बंगाल की जगह भारत जोड़ दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया वो। और बम्बई और तथा मद्रास परिषदों की विधि निर्माण शक्तियाँ भी उनसे वापस ले ली गई। यानी अब कोई उनके जो मद्रास और मुंबई में जो प्रेसिडेंसियाँ थी, परिषदें थी, वो अब कोई काम नहीं करेंगी। सभी काम किसके अंडर में आ गया, भारत के गवर्नर जनरल के। पांचवा है विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल परिषद की विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी विधि सदस्य एक जोड़ दिया गया किसके, गवर्नर जनरल के परिषद में। जो 4 हुआ करते थे ना, एक विधि सदस्य और हो गया तो 5 सदस्य हो गए। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया भारत में। और 1843 में यहाँ तो घोषित किया गया और 1843 में इसको पूरी तरीके से भारत से समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अंग्रेज़ों के अधिनियम के द्वारा भारत में जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और कब किया गया, तो 1843 में, 10 वर्ष बाद। इस अधिनियम के द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल रंग, रूप आदि के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि भेदभाव समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। 8वां क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद के राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल अब बना ना, उसको भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है ये 1833 का। 9वां, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की व्यवस्था की गई। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस अधिनियम के द्वारा बना था? तो विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। कब की गई? 1834 में। जैसे कि दास प्रथा बीसी के तहत 1843 में इसको समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को। पहला विधि अध्यक्ष कौन है, ये कौन था भारत में, ये भी पूछता है। तो लॉर्ड मैकाले था। जो विधि आयोग बनी थी भारत में, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। अगला जो एक्ट है वो 1853 का चार्टर एक्ट है। 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती किया जाने लगा। यानी कि जो भी व्यक्ति पहले से बैठे हुए हैं अब उनको हटाया जाएगा, या अब जो है मन मुताबिक कंपनी अपने यहाँ कर्मचारी नहीं रखेगी, परीक्षा होगा उसके तहत। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। वही मैकाले जो पीछे विधि आयोग का अध्यक्ष बना था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 लोग और जोड़ दिए गए। तो 1853 वाला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब भर्तियां कैसे होंगी? परीक्षा के माध्यम से होगी। 1858, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। तो क्रांति के बाद बहुत सारे परिवर्तन कंपनी करेगी, तो 1858 का एक्ट लेकर आएगी बीच में ही। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाएगा? भारत में शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी जाएगी। अब कंपनी को हटा दिया जाएगा। अब सीधे सीधे शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वहाँ का राजा। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, मंत्रिपरिषद बनाया गया भारत में। उसी के तहत 15 सदस्यों को भारत मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया गया। 15 सदस्य भारत मंत्रिपरिषद। मतलब क्या किया गया 1858 में कि कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त करके क्राउन के हाथों में शासन दे दिया गया। एक भारत का मंत्रिपरिषद बनाया गया जिसको भारत परिषद बोलते थे। इसी भारत परिषद में क्या होते थे? 15 सदस्य होते थे। इतनी बातें अभी तक समझ में आई। 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 कंपनी के निदेशक। अभी भी कंपनी के कुछ अधिकार दिया गया है। कंपनी के निदेशक द्वारा 7 सदस्य चुने जाएंगे, कुल 15। भारतीय मामलों के ऊपर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी अब भारतीय मामलों को सीधे कहाँ देखेगा? ब्रिटिश संसद देखेगा, कंपनी नहीं देखेगी। मुगल सम्राट के पद को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय मुगल सम्राट कौन हुआ करता था? 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? ये आपका होमवर्क है, बताने का प्रयास करिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे उनको पकड़ा गया था हुमायूं को मकबरे के पास और म्यांमार भेज दिया गया था। आखिरकार वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो बताना है आपको नाम, कमेंट में जाके बताइए। इस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन बना सकता है ना, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो कौन था, तो क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पूरी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और 1773 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, उसको यहाँ पे 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव नामक एक नया पद सृजित किया गया, जिसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया या भारत के राज्य सचिव, इसको क्या बोलते थे? भारत का राज्य सचिव नियुक्ति की गई। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के शासन प्रशासन सभी उसी वाक्य के अंतिम होता था, चाहे मतलब वो जो बोल देता था वो इसी के अनुसार चलता रहता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी को वायसराय का पद दे दिया गया। यानी आपसे कभी पूछ दे कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। यदि आपसे पूछ दे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वही था उस समय गवर्नर जनरल भारत का, उसी को वायसराय बना दिया गया। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, HBC हेस्टिंग
बेंटिंग, बेंटिंग क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। हेस्टिंग क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंग। यदि आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी बेंटिंग ही था। इसी को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और वायसराय तो कैनिंग। ये आपको याद होना चाहिए, तीनों पूछा गया है ये प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे पेज पे। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो बना था, इस अधिनियम की विशेषता ये है कि क्या विशेषताएं हैं? पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। जो कार्यकारी परिषद थी उसका विस्तार कर दिया गया। जो महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बता दूंगा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा, यानी विभाग बनाए गए। जैसे बहुत सारे विभाग इस समय है ना भारत में संचालन के लिए, शिक्षा विभाग, इस तरीके के अन्य अन्य विभाग हैं। उसी तरीके से विभागीय प्रणाली भारत में सबसे पहले शुरू करने का काम किसने किया? कैनिंग ने। अंग्रेजों के समय गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे हमारे यहाँ अभी भी क्या होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल को 213 के तहत, पढ़ा होगा आपने। तो वैसे ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई, वहीं से लिया गया है ये हमारे संविधान में। तो ये अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, यानी इसके क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया में इसी एक्ट के द्वारा 1861 पूछा गया है ये प्रश्न कि 1861 के एक्ट के द्वारा, यानी किस एक्ट के द्वारा भारत में कानून व्यवस्था में भारतीयों को शामिल करने का शुरुआत हुआ। तो भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत 1861 के एक्ट में हुआ। यहीं लिखा हुआ है ये लाइन, भारतीय प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में। वायसराय द्वारा कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया, यानी वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपने परिषद में ले लिया, जो कानून बनाने की परिषद थी उसमें ले लिया। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय सबसे पहले शामिल होने वाले 3 भारतीय कौन थे? पहला था बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 3 लोग थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपने मंत्रिपरिषद में, यानी अपने कानून बनाने की प्रक्रिया जो होती थी उसके परिषद, उसमें शामिल किया। अगला है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस समय भंग किया जा सकता है। प्रावधान किया गया 1873 में कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आगे नहीं आएगा, क्योंकि 1884 में 1873 के एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारी परिषद के 6ठे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उसे लोक निर्माण विभाग कार्य सौंपा गया और महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री घोषित किया। यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारी परिषद में 6ठे सदस्य के रूप में लोक निर्माण विभाग भी उसी को सौंप दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, यानी भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया। इस तरीके से 1892 का एक्ट, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके द्वारा भारत की मुख्य विशेषताएं इस अधिनियम की क्या थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्वेश्चन पूछेगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई? तो 1892 में। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय तथा बजट पर बहस करने का अधिकार भी कार्यकारी परिषद को प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, यानी बजट पे बहस अब होना शुरू हो गया।
पहले बजट बन जाता था, उस पर कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि इस पे बजट पे बहस भी हो सकता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार के रूप में, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसको हम देख लेते हैं बढ़िया से। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या किया गया, पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व, समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व बंद किया गया। यानी मुस्लिमों को जो पृथक प्रतिनिधित्व होता है, यानी उनको अपने क्षेत्र में, वहाँ मुस्लिम ही खड़े होंगे, मुस्लिम ही वोट करेंगे, यानी उनको एक क्षेत्र दे दिया गया इस तरीके का। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही, यानी मुस्लिम चुनाव में खड़ा होगा और केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे। वहाँ रहने वाले हिंदू या अन्य धर्म के लोग वहाँ वोटिंग करेंगे ही नहीं। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता, ये क्वेश्चन पूछता है कि सांप्रदायिकता का शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम, यानी मार्ले मिंटो सुधार, यानी मुस्लिमों को यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। सामुदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो क्योंकि इस समय भारत सचिव थे, नहीं गवर्नर जनरल थे, भारत वायसराय थे कह सकते हो, तो वायसराय थे, तो इसी कारण उनको भारतीय सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, मिंटो को। इसमें पहला नाम जो है वो सचिव का है, दूसरा नाम वायसराय का है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया, भारतीयों को भी शामिल किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने, यानी इसमें मत देने का अधिकार भी आ गया। पहली बार बजट पे बहस भी होगा, मत भी दिया जाएगा। किसको, प्रांतों को यह अधिकार मिला, प्रांतीय परिषदों को। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। तो एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया कि कौन से भारतीय थे जो पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। जैसा कि मैंने बताया, पहला नाम क्या है, मार्ले का, और राज्य सचिव थे। जो सचिव का पद निर्धारित बनाया गया था ना 1858 के एक्ट में, वहीं राज्य सचिव कौन थे, मार्ले। और मिंटो क्या थे, उस समय वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों की सबसे कम समय तक चलाने वाला अधिनियम कौन सा था, यही था। सबसे कम समय तक चला था, इसको बीच में ही समाप्त करना पड़ा था। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू कौन है, राज्य सचिव हैं, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करते थे। तो पहला है, इसमें क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यानी केंद्र में जैसे इस समय हमारे यहाँ है ना राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही 2 सदनी व्यवस्था की गई, यानी 2 सदन बनाए गए। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। पहला था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। तो 2 सदनी व्यवस्था कर दी गई केंद्र में। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे 5 वर्षों के लिए, और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी। 60 और 144, 60 और 144, जिसमें 104 निर्वाचित हुआ करते थे और 40 मनोनीत हुआ करते थे। मनोनीत का मतलब है कि वायसराय अपने मन से जिसको चाहता था उसको परिषद में अपने ले लेता था।
इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ अंतर ये था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। निचले सदन का मतलब है विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा को था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई 1919 के अधिनियम के द्वारा, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लाई गई, तो 1919 के। और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के रूप में लियोनस कार्टियस, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा। और लियोनस कार्टियस जो थे, इनको प्रांतों में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, जनजाति, ये सब मामले जो थे उनको आरक्षित मामले माने गए। और हस्तांतरित मामले वो थे जैसे कि शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, ये सब चीज़ें, इसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को था और उसकी कार्यकाली परिषद के माध्यम से की जाती थी, जबकि हस्तांतरित विषय प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से की जाती थी। यानी कि जो हस्तांतरित विषय थे वो राज्य परिषद जो था उसकी सहायता से किया जाता था। इस अधिनियम द्वारा प्रणाली की 1935 के एक्ट द्वारा इसको समाप्त किया गया। जो द्वैत शासन प्रणाली थी ना, द्वैत शासन का मतलब है कि 2 विषय बना दिए गए, हस्तांतरित और आरक्षित मामले। तो आरक्षित तो गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, विधान परिषद की सहायता से। और जो हस्तांतरित मामले थे वो गवर्नर जनरल ही देखता था, लेकिन विधान परिषद की सहायता के, मंत्रियों की सहायता से। तो इसको 1935 के अधिनियम में जाके समाप्त किया जाएगा। द्वैत शासन जो प्रांतों में लागू की गई थी उसको जाकर 1935 में समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रावधान इसमें क्या था, चौथा, कि जो भारत के सचिव का अधिकार था वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि एक लोक लेखा जैसे इस समय चलता है ना, जो यहाँ के लेखा जोखा रखेगा, ऐसी नियुक्ति सचिव कर सकता है, उसको अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 ईस्वी में 1923-24 में सिफारिश कर सिविल सेवकों की भर्ती केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 के अधिनियम द्वारा ही भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कब किया गया, 1926 में। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकाली परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। यानी कमांडर चीफ को छोड़ के बाकी 3 सदस्य, 6 में से 3 सदस्य भारतीय थे होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाई, आंग्ल, यूरोपीय को भी पृथक निर्वाचक, जैसा कि हमने देखा था 1919 में क्या किया गया था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। तो 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल किसको दिया गया था, मुस्लिमों को। इसी को बढ़ा के 1919 में क्या कर दिया गया, किसको किसको दे दिया गया, देख लो, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपीयों, इन सभी लोगों को विस्तारित कर दिया गया इसको पृथक निर्वाचक मंडल। आगे क्या है कि इसमें जो है पहली बार केंद्रीय बजट के केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी केंद्र अपना अलग बजट बनाएगा, राज्य यानी प्रांत जो थे वो अपना अलग बजट बनाएंगे। तो इस तरीके का प्रावधान कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इसका जांच करना होगा कि जो कानून आया है वो सही है कि नहीं। यानी 1919 का जो कानून इस समय उन्होंने लेकर आए, 10 वर्ष बाद इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया उन्होंने कि इस एक्ट का जांच किया जाएगा 10 वर्ष बाद कि ये कानून ठीक था कि नहीं था, इसके क्या लाभ हुए, क्या हानि हुए। तो इसी को लेकर साइमन कमीशन बनाया गया था, जिसका भारत में विरोध किया गया इसी के जांच के लिए, इसी आयोग के तहत।
ठीक है। इस अधिनियम के अंदर केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषय संबंधित विधेयकों को विचारार्थ उसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। जैसा कि इस समय होता है हमारे यहाँ कुछ कानून लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। उसे भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का, जैसा कि हमारे यहाँ अभी भी है, आरक्षित रख लेता है, जैसे वीटो करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने भारत में पहला वीटो लाया था, मतलब किया था। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित किए गए जो विधेयक हैं, किसी भी विधेयक अनुदान को प्रमाणित कर दे कि विधेयक विधानमंडल के समान हो जाए। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए यानी कुछ समय के लिए वो चलेगा, ऐसा है। मांटेंगी 64 सुधार में भारत अधिनियम जो लाया गया था उसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था भारत में, तो ये भी याद रखना है आपको। 1919 के एक्ट के द्वारा ही भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार था। अंग्रेजों द्वारा लाया गया ये लगभग मान लो अंतिम एक्ट था। अगला एक्ट जो लाएगा वो भारत को आज़ाद करने के लिए लाया जाएगा 1947 का। तो 1935 का ये आखिरी एक्ट है और महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 70% भारत के संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं वो 1935 के एक्ट से ही ली गई हैं। तो 1935 का एक्ट में क्या था, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थीं। ये महत्वपूर्ण है, 321 10 अनुसूचियाँ। पहला क्या है कि अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। 11 ब्रिटिश प्रांत उसमें थे, 6 चीफ कमिश्नर थे के क्षेत्र थे उसमें, और कुछ देसी रियासतों को मिला के एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। सभी को इसमें प्रांतों को और संघ में सम्मिलित होने का अनिवार्यता थी, किंतु देसी रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वो शामिल हो या ना हो, उनकी मर्जी पे उसको छोड़ दिया गया। देसी रियासतों को संघ में सम्मिलित नहीं हुई, यानी कुछ देशी रियासतें जो संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र को अवसर ही नहीं दिया, तो यानी कुछ देशी रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हुए। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और स्वतंत्र और स्वशासन आधार, यानी कि उनको स्वतंत्रता दी गई अपने यहाँ अपने तरीके से वो शासन प्रशासन कर सके। केंद्र में द्वैत शासन, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन हटा के केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों को भी विभाजित किया गया। इसके तहत 3 सूचियाँ बनाई गई, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जैसा कि इस समय हमारे संविधान में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी तरीके से उसी तर्ज पे यहीं से लिया गया है ये चीज़ें। इसमें संघ सूची तो जो थी उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको थी? परिसंघीय विधानमंडल को थी। जैसे कि इस समय हमारे यहाँ संघीय सूची पे केंद्र सरकार बनाती है, वैसे ही केंद्र को थी। क्या क्या मामले थे? विदेशी कार्य, करेंसी, सेना, ये सब, वायुसेना जैसे विषय इसमें थे। प्रांतीय सूची पर प्रांतों को अधिकार था, प्रांतीय विधानमंडल इस पर कानून बनाएंगे, जैसा कि इस समय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसमें वर्णित विषय कौन कौन से थे? तो जैसा कि इस समय है पुलिस मामले हो गए, पुलिस, प्रांतीय, लोक सेवा, शिक्षा, ये सब। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, परिसंघ का और प्रांतीय विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन समवर्ती सूची में कुछ विषय जो थे वो थे दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, ये सब चीज़ें। ऊपर लिखित बंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरी की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, यानी जहाँ तक जिसका अधिकार है वो वही कानून, वहाँ तक वही कानून बनाएगा। लेकिन वायसराय द्वारा आपात स्थिति घोषित होने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय विधानमंडल की सूची पर यानी कि कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता था। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी, यानी जो नए नए विषय आते जाते हैं उसको अवशिष्ट विधायी शक्ति के रूप में बनाया गया। और किसको दी गई? वायसराय को। किसको? वायसराय को। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू अम्बेडकर की उक्ति क्या थी?
एक नेहरू जी कहते थे उसको 1935 के एक्ट को क्या कहते थे, गुलामी का अधिकार पत्र कहे थे उन्होंने। और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है, ये नेहरू जी ने कहा था। वक्तव्य पूछ देता है तो इसलिए याद करिए, 2 वक्तव्य नेहरू जी ने दिया था। और अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यानी कि 1935 के एक्ट को जो 1970 हमारे संविधान में ला गया था ना, 70% हमने बताया कि ले लिया गया था, उसी के क्रम में अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी। आगे संघीय व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों रियासतों विस्तृत था। न्यायालयों में तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता कर दी गई थी, ठीक है। भारत परिषद का अंत कर दिया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। भारत परिषद जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी उसका अंत कर दिया गया। निर्वाचक पद्धति का विस्तार कर दिया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति थी उसका विस्तार किया दिया गया, और दलितों को भी, दलित और महिलाओं को भी, मजदूर वर्ग को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव में दे दिया गया, वोटिंग में। तो ये है, यानी 1909 से लगातार विस्तार किया जा रहा है। 1909 में शुरू हुआ, 19 वाले में विस्तार हुआ और 35 में और विस्तार कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि 1900 किस भारत परिषद अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। जैसे कि हमारा संविधान है ना, उसमें प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, ये सब। तो ऐसा 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा जो लाया गया था उसमें नहीं था। इसके द्वारा बर्मा को अलग कर दिया गया था 1935। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। 1935 के अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बर्मा वाला जो लाइन है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। दसवां पॉइंट है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1935 से की गई, 1937 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो 1935 के एक्ट के आधार पर। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। अभी भी भारत में सभी लोगों को मत का अधिकार नहीं था, केवल 10%। याद करने लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में और बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। यानी बम्बई से एक अलग प्रांत बनाया गया जिसको बोला गया सिंध प्रांत। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अगला है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और प्रावधान मुख्य रूप से क्या था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य यानी 2 नए राज्य बनाए जाएंगे और इनको ब्रिटिश सरकार से सत्ता सौंप दी जाएगी। सत्ता का उत्तराधिकारी तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी, यानी जो संविधान सभा उस समय बनी हुई थी उनको सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक नया सरकार नहीं बनेगा तब तक विधानमंडल का कार्य कौन करेगी, संविधान सभा ही कानून बनाएगी। ये बातें कही गई। भारत में मंत्रिपरिषद का जो पद था, भारत मंत्री का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम, जब तक संविधान सभा अपना नया कानून नहीं बनाएगी तब तक किस अधिनियम से यहाँ शासन चलेगा, तो 1935 के जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। देशी रियासतों को ब्रिटिश के सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी राज्य में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत डोमिनियन को सिंध
बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, ये सब को मिला के छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया, यानी कि इन सब को छोड़ के सभी बाकी जो क्षेत्र थे वो भारत को मिले। सीलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने पर पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया, यानी पाकिस्तान में चला गया सीलहट। भारत में जब भारत को आज़ादी मिल रही थी उस समय भारत में एक संविधान सभा उससे पहले ही बन चुकी थी। तो कब बनी थी? इसका गठन जुलाई 1946 में किया गया था, भारतीय संविधान सभा का। इसका काम क्या था? भारत में संविधान का निर्माण करना। भारत में संविधान का निर्माण करने का काम किसको सौंपा गया था? भारतीय संविधान को। तो किस मिशन के द्वारा, यानी किस अधिनियम या मिशन के द्वारा जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टैमफोर्ड, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर थे। इसी के तहत भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में लाई थी। क्वेश्चन बन सकता है, पार्टी के रूप में कौन था? स्वराज पार्टी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, 93 देसी रियासतों से, टोटल हो जाएगा 389। मिशन जो आई थी कैबिनेट मिशन, उसी के तहत ये बना था। तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 389 सदस्य, 296 सदस्य प्रांतों के लिए निर्धारित किए गए। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ जिन्हें प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता है। 15 मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य सदस्यों के रूप में, यानी मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73। 208 कांग्रेस के। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एक लाइन देख लीजिए। जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली की स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय में, महत्वपूर्ण है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग इसमें बैठक में शामिल नहीं हुई थी। अब मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी अपने। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान और हैदराबाद, यानी मुस्लिम लीग और हैदराबाद के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अभी अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन बन गए 2 दिन बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, अस्थायी और अस्थायी, याद रखिए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। पहला कौन थे उपाध्यक्ष? HC मुखर्जी, और जनवरी 1947 को इनको बनाया गया। और दूसरे उपाध्यक्ष BT कृष्णामाचारी। मुखर्जी और कृष्णामाचारी 2 उपाध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वो कब हुई? 13 दिसंबर, 2 दिन पे हो रही है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, क्वेश्चन पूछ देगा, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को, यानी अगले साल 22 जनवरी को इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यही संविधान सभा के, यही जो है आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनेगी। इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इसमें प्रमुख वार्ता थी वार्ता समिति, मतलब ढेर सारी समितियों का निर्माण किया गया। अलग अलग समिति बनी अलग अलग चीज़ों के लिए। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। उसमें से मुखिया कौन था, यानी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रस्ताव कौन लेकर आया था प्रारूप समिति का? तो BN राव। कानूनी सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे ये BN राव, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। तो जो
प्रारूप समिति बनी, उसके अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे। 6 अन्य सदस्य कौन थे? तो गोपाला स्वामी अयंगर, नाम थोड़ा सा देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर और अय्यर। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, BL मित्र के स्थान पर आए थे। BL मित्र इससे पहले थे, उन्होंने छोड़ दिया था किसी कारणवश, तो उनके स्थान पे एन माधव राव आए थे। DP खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु के बाद कौन आ गए? TT कृष्णामाचारी, वहीं जो उपाध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के में अंबेडकर पहली बार निर्वाचन मंडल कहाँ से चुने गए थे? बंगाल से। बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंगाल चला गया पाकिस्तान में विभाजन के बाद, तो इनकी जो है सदस्यता खतरे में आ गई। तो फिर इन्हें क्या कर दिया गया? बॉम्बे से फिर से निर्वाचित किया गया और संविधान के जनक के रूप में इनको माना जाता है। संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति ने अपने प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी 141 बैठकें हुई। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया और 2 राज्य बन गए, 2 देश बन गए। महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है, कैबिनेट मिशन जब आई थी 1945 में, तो उसी के तहत हमारे यहाँ क्या बना था? अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन क्या क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल मामलों के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह मंत्री थे और सूचना प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बलदेव यानी कौन से? रक्षा मंत्री। याद करना है आपको किसी भी तरीके से। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। सी राजागोपाली शिक्षा मंत्री थे। तो पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी। श्री राजगोपालचारी, ये आपको याद करना है, महत्वपूर्ण है ये। CH भाभा खान एवं आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। मुस्लिम लीग भी उस समय शामिल हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना अलग संविधान सभा बना लिया। तो लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल नस्तर रब नस्तर संचार मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री थे। बंगाल गजानतर अली खां कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके ऊपर वाले थे, इसमें लियाकत अली को याद कर लीजिए। अब क्या हुआ? देश का विभाजन हो गया। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें चले गए। प्रारूप समिति के संविधान प्रारूप विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी को 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम देखेंगे अगले क्लास में। तो इसको जारी रखने के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।